अस्सलाम वालेकुम। हारिस ख़ान एच के लाइन्स 96। आज है जून की 29 तारीख़ है। आज मैं कोशिश करूँगा एक बड़े मुख्तसर 3 पॉइंट के ऊपर, नुकात के ऊपर एक प्रोग्राम करने का। पहला नुकात ये है कि आज हमारे पाकिस्तान के जो वज़ीर दिफ़ा जो हैं आसिफ़ ख्वाजा ने एक बड़ी ही गैर मुनासिब, गैर जानिबदार किस्म की उन्होंने, जिसको कहते हैं ना, कोई भरोसे के बरक्स उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। और वो स्टेटमेंट ये है कि पाक फ़िज़ाइया के हवाले से कि हम जो हैं J-35 चीन से नहीं ख़रीद रहे। और ये सब बातें जो हैं ये फ़जूल बातें आ रही हैं। अब ये ख्वाजा आसिफ जो हैं, ये तो इनके ऊपर लेबल लगा हुआ है कि ये बड़ी ही अजीब अलटप बातें करते हैं। कभी कभार नहीं, ज़्यादातर ये बड़ी अजीब अलटप बातें करते हैं। अभी उन्होंने जब मई में, अप्रैल मई में हादसा हुआ था कश्मीर वगैरह में, तो उस वक्त भी इन्होंने एक अजीब सी बात बोल दी थी, जिससे पूरा दुनिया का मीडिया जो था वो पाकिस्तान के ऊपर हावी हो गया था कि हमने पिछले 40 साल से आप लोगों के दहशतगर्द हमने पाले हुए। ये बात ऐसी करने की ज़रूरत नहीं है। अब इन्होंने एक और बात बोल दी है। अब इससे इस बात के अंदर दो बहुत बड़ी, जिसको कहते हैं ना, खामियाँ। पहली तो खामी ये है कि इन्होंने पूरी बात भी नहीं की। वो जो बात आई थी कि पाकिस्तान जो है 40 J-35 चीन से ख़रीदेगा, और दूसरी बात यह है कि उसके अलावा जो थे दो और इक्विपमेंट जो थे, एक HQ-19 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम था, उसकी वो उन्होंने बात के ऊपर बिल्कुल बात नहीं की। और दूसरा जो था ना, वो पाकिस्तान एयरफोर्स का जो अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है KJ-500, वो कह रहे हैं, वो जो पाकिस्तान की, मैंने पहले भी बताया, वो पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास पहले भी है। वो उसका है KA-03, जिसको कराक्रुम कहते हैं। वो अभी दो जो हैं वो शेंगयांग में हैं और वो उनकी अपग्रेड हो रही है। उन दोनों इक्विपमेंट के ऊपर उन्होंने बात ही नहीं की, उन्होंने सिर्फ J-35 के ऊपर की। और उसके अलावा मेरा एक उनसे सवाल हो सकता है कि ये जो 15 से 17 पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स जो हैं, जो शेंगयांग के अंदर ट्रेनिंग कर रहे हैं पिछले साल की नवंबर की आखिर से अब तक, और 35 से 50 जो इंजीनियर्स और टेक्नीशियन जो वहाँ काम कर रहे हैं, वो क्यों गए? वो कोई वेकेशन पर, रिजॉर्ट पर गए? तो ये बात जो है, ऐसी गैर मुनासिब बात उनको नहीं करनी चाहिए। अब आप देखिएगा कि थोड़े दिन में, आने वाले दिनों में, मेरे ख़्याल से ये बैक पैडल कर जाएंगे कि मैंने ये नहीं बोला था, मैंने ये नहीं बोला था, मैंने ये नहीं बोला था। जब पाकिस्तान एयरफोर्स उनको थोड़ा दबाएगी तो ये ऐसी बात करती है। ऐसी बातें ये नहीं करनी चाहिए। ये पाकिस्तान में ऐसी बातें बहुत होती हैं, सियासी बात। मेरा जो अपना मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो ये पार्लिमानी निज़ाम जो है ना, जिसके तहत ये वज़रा आते हैं वहाँ, अब वो इलेक्शन जीत के तो आ गया कोई, लेकिन उसको ऐसी वजारत दे देते हैं कि उसको कुछ नहीं पता होता कि यहाँ को क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उसका सब दारो मदार ये होता है, जब वहाँ बाबू जो बैठे हुए होते हैं, सेक्रेटरीज़ वगैरह, असिस्टेंट सेक्रेटरी, सब बैठे हुए होते हैं, वो उनके ऊपर, वो ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर उनका बहुत भरोसा हो जाता है। वो उसी के ऊपर जो वो कहते हैं वो आगे ही कर देते हैं, चाहे वो गलत बात भी करेंगे, ये अपनी खुद तहकीक नहीं करते। तो ये पाकिस्तान के अंदर ये बहुत बुरा सिस्टम है, नाकारा सिस्टम है। ये इनको थोड़ा सा सिस्टम को चेंज करना चाहिए। ठीक है, बाद में जब इनको पता चलता है कि इस पोजीशन के अंदर इस वज़ीर जो है ये थोड़ा सा मुनासिब किस्म का आना चाहिए, तो वो बैठ के वो टेक्नोक्रेट्स को सेनेट के थ्रू ले आते हैं। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि सिस्टम ही ख़राब है ना, पूरा सिस्टम ही ख़राब है। वो हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है, कोई टेक्नोक्रेट बाद में ले आते हैं, कोई इलेक्टेड फाइनेंस मिनिस्टर होता ही नहीं। वो एक दो बार इसाक डार हो गए थे, उन्होंने भी दिखा दिया था वो क्या करते हैं। तो ये बड़ी परेशान कुन बात है कि हम लोग ये करते हैं पाकिस्तान के अंदर। ये पहला मेरा वो है नुक्ता है आज का। और उसके अलावा मैं आप लोगों से दोबारा गुजारिश करूँगा कि इस मेरे चैनल को, HK Lines 96 को, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, जितना हो सके करें। अब है मसला हुआ दूसरा, ये है कि ये जो 13-14 दिन की इज़राइल और ईरान के दरमियान जो जंग हुई थी,
वो क्यों रुकी, किस वजह से रुकी, कहाँ ऐसे शिगाफ पड़ गए थे जिसकी वजह से अमेरिका ने आके ये जंग रोकी। अमेरिका ने तो जंग रोकी है, इसके अंदर कोई शक की बात नहीं, अमेरिका ने तो जंग रोकी। अब ये जंग जो है ये बड़ा ही फ्रेजाइल किस्म का जो है ना सिसेशन ऑफ वो है, हॉस्टिलिटीज़ है। उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि कभी भी सीज़ फायर जब होता है, ये मैंने पहले बताया, जब सीज़ फायर होता है वो उसका एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ सीज़ फायर होता है। वो दोनों जो हरीफ होते हैं उसके ऊपर एग्री करते हैं कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, जब तक हम परमानेंट सोल्यूशन नहीं लेके आए। जब सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़ होती है, जिस तरह पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ऊपर होती हैं, सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़ हो जाती हैं, तो उसके ऊपर कोई नहीं है, कभी भी छिड़ सकती है दोबारा, किसी वक्त भी। और ये इजराइलियों का तो रिकॉर्ड है कि ये इनकी मक्कारी वगैरह का रिकॉर्ड है, ये हमेशा मुआहदे को तोड़ देते हैं ये, और फिर कहते हैं, झूठ बोलते हैं कि दूसरी साइड ने ये किया। तो ये इन्होंने शुरू किया, वो इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का बेसिक मकसद ये था कि हम शुरू करेंगे, इसके वजह से हम ट्रंप को भी बीच में ले आएंगे। जो आ गया वो उसने एक काम किया कि उसने अपना जो कुछ भी हदफ जो था वो MGU 37 जो था, कहते हैं 30,000 पाउंड का जो बंकर बस्टर जो था, वो मार के हमने सब कुछ तबाह कर दिया। अब इंटेलिजेंस आ रही है कि ये कुछ हुआ या नहीं हो। अगर वो उससे पूछा जाए, डोनाल्ड ट्रंप से पूछा, उसको गुस्सा चढ़ जाता है इस बात के ऊपर कि तुम लोग जो उसके ऊपर वो इल्ज़ामात लगाने लगता है कि ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं, इनकी बात नहीं सुननी चाहिए। असल में मसला ये है कि जितनी भी इंटेलिजेंस आई हैं, जो डैमेज असेसमेंट की इंटेलिजेंस आई हैं, ठीक है उन्होंने अपने जाके टारगेट पर वो बॉम्बिंग की है, लेकिन उससे जो है ना पूरी चीज़ें नहीं तबाह हुई। और एक जो मिथ जो है वो ये है कि वो मदर ऑफ ऑल द बॉम्ब्स कहलाती है, वो MGU 37 जो है, 57 या 37 जो है, वो जो है उसका ये मतलब नहीं है वो 30,000 पाउंड का बम है। वो 30,000 पाउंड जो है ना उसका एक्चुअल वेट है। इस वजह से उसके अंदर कोई मोटर नहीं लगी हुई है कि वो पेनिट्रेशन करेगा। उसका बेसिक मकसद ये है कि वो जब बॉम्बर उसको लेके जाता है जहाँ वो टारगेट पर रिलीज़ करता है, 45,000 फुट से रिलीज़ करता है उस बॉम्ब को, प्रिसिशन एक्यूरेसी से करता है। तो वो उसका ऑर्डिनेंस जो है, उसका TNT जो है, वो है तकरीबन 6 से 7,000 पाउंड का जो बारूद है उस बॉम्ब के अंदर। बाकी जो वेट है ना उसके अंदर इतना उन्होंने स्टील लगाया कि वो जब फोर्स से नीचे आता है, अगर पिन पॉइंट एक्यूरेसी से आए तो वो ज़मीन के अंदर घुस जाता है और कंक्रीट को तोड़ देता है। अब उसके अंदर इतना स्टील लगा हुआ है और वो 45,000 फुट से आ रहा है नीचे, तो जो जहाँ भी लगेगा वो नीचे तो जाएगा ना। ये कहते हैं बिल्कुल नीचे जाके फट जाएगा। ये इनकी थियोरेटिकली बात है, लेकिन अभी तक इन्होंने असल तरीके से इन्होंने दिखाया नहीं है कि वो करता क्या है। मेरे ख्याल से अगर वो कंक्रीट, स्टील इनफोर्स कंक्रीट के ऊपर वो गिरता है तो पहली तो बात है वो छेद नहीं होगा, वो एक्चुअली बाउंस करेगा। वो इट्स से इट इज़ अ लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है कि एवरी रिएक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर वो आके लगेगी वो पीछे तो हटेगा ना, अंदर तो नहीं चला जाएगा। तो वो आके अगर वो लगता है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, उस मदर ऑफ ऑल द बॉम्ब जो है, वो हिल जाएगा वहाँ से। उसके पास सिर्फ उसकी ग्लाइडिंग फोर्स है, तो अगर वो जाएगा भी, वो निकल बाउंस भी हो सकता है। उसकी प्रोबेबिलिटी जो है, वो MIT का जो फिजिशियन है उसने एक प्रोग्राम किया था इसके ऊपर, ये 1.5-2 साल पुराना है वो, उसका मैं आपको लिंक दे दूंगा। उसने इसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था कि अगर ये लगता भी है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बाउंस करेगा। तो अमेरिकन कहते हैं कि जी वो बाउंस नहीं होगा। बाउंस तो होगा, अगर जब वो बाउंस करेगा वो कहीं और जाके फट सकता है। जब वो बाउंस करता है तो फिर उसका ट्रिगर जो है, जब वो इम्पैक्ट होता है, उसका बॉम्ब का इम्पैक्ट जब होता है, फिर उसका ट्रिगर चलता है, वो इलेक्ट्रॉनिकली होता है। वो कहते हैं कि इट टेक्स अबाउट 2 to 3 सेकेंड्स ऑफ द ट्रिगर कि वो इग्नाइट करेगा TNT, उसका बारूद को इग्नाइट करेगा। जब उसके बारूद को इग्नाइट करेगा तो वही है 6 से 7,500 पाउंड का TNT है उसके अंदर। अगर वो अंदर ही नहीं गया तो TNT तो बाहर फट जाएगा।
तो ये वहाँ ख़राबी है। दूसरी बात ये है कि ईरानियों ने इतनी बार इनके ऊपर रॉकेट्स मारे हैं, CIA और NSA का जो एक्चुअल वो है रिकॉर्ड जो है, जो उनको जिसको कहते हैं ना अनवेरीफाइडेबल इंटेलिजेंस का जो रिकॉर्ड जो आ रहा है, और DIA डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का भी रिकॉर्ड आ रहा है, उन्होंने कहा कि ईरानियों ने तकरीबन 225 से लेकर 315 ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल उसके अंदर हाइपर सोनिक मिसाइल्स उन्होंने लॉन्च किए थे इराक के ऊपर, सॉरी इसराइल के ऊपर। और इसराइल का जो एयर डिफेंस बैलिस्टिक मिसाइल था वो 4 दिन के बाद उनके रॉकेट्स की स्टॉक पाइल जो थी ना ख़त्म हो गई थी, और फिर ईरानी मारे जा रहे थे। उनकी वो झूठ बोलते थे कि 90% एक्यूरेसी उनके एयर डिफेंस की वो नहीं थी। और कई जो उनके एयर बेसिस के ऊपर वो जाके लगा है ये ईरानियों के मिसाइल जाके, लेकिन ईरानियों ने रूसियों से एक थर्मोबैरिक वॉरहेड जो है वो इस्तेमाल किया है उन्होंने, ये जब उन्होंने इजरायली एयर बेसिस के ऊपर मारा। उसकी भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, उसको बता दूंगा थर्मोबैरिक वॉरहेड क्या होता है। बड़ा ही डेवस्टेटिंग वॉरहेड होता है। वो आता है, वॉरहेड फटता है, वो एक्चुअली ऑक्सीजन को पहले सक करता है, फिर इग्नाइट करता है, और उसकी वजह से बहुत ज़ोर से धमाका होता है। और इतना धमाका होता है, और उसके साथ जो होती है वो बेसिकली इट्स अ फ्लेम थ्रोअर। उसके विसिनिटी के अंदर, उसके आसपास जो होता है 1.5-2 मील के अंदर, जितना भी डिपेंडिंग कितना बड़ा वॉरहेड है, ये रूसियों ने यूक्रेन के ऊपर बहुत इस्तेमाल किया। तो उन्होंने इतना इस्तेमाल किया था शुरू में, अभी रूसी उन्होंने दोबारा थोड़ी दिन बंद कर दिया था, फिर उन्होंने अपने स्टॉक पैल्स को उन्होंने दोबारा रीस्टॉक किया, फिर मारना शुरू कर दिया। उसके ऊपर यूक्रेनियन और नेटो ने बड़ा शोर मचाया था कि इससे सिविलियंस बहुत मरते हैं बहुत से लिविंग, इससे आग निकलती है उसकी थर्मोबैरिक से। तो वो जो 3 एयर बेसेस हैं इसराइलियों के, वो उन्होंने वहाँ मारे। अब बहुत नुकसान हुआ है उनका इतना नुकसान हुआ है, ये आप लोगों ने दूसरी भी वीडियोस वगैरह दी थी, तेल अवीव और हाइफा वगैरह के ऊपर उन्होंने बहुत नुकसान किया। और ये कहते हैं जी 25-26 बंदे बन गए, भाई पूरी बिल्डिंग नीचे आ गई, 25-26 बंदे किस तरह मर गए? झूठ कम बोला करो, ये तो उनके अंदर आदत है। हमने तो ये कर दिया, दूसरी साइड कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो था, इनके ऊपर इतना बम्बार्डमेंट हो रही थी, रिलेंटलेस बम्बार्डमेंट हो रही थी ईरान की तरफ से। ये बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को बोला था कि बाद में ये जब तुम बॉम्बिंग कर दोगे, यू नीड टू कॉल अ सीज फायर। और फिर ईरानियों ने कतर के ऊपर भी मारे। कतरियों ने बहुत इन्फ्लुएंस किया अमेरिका को कि बंद करो, और उन्होंने बंद कर दिया। बाद में आपने देखा ट्रंप को बड़ा गुस्सा चढ़ा था जब इसराइली मार रहे थे, उसने कहा था ये जो है सीज फायर नहीं कर रहे। फिर उसने अपनी प्रोफेनिटी, गाली गलोच, नंगी गालियां दी उसने इसराइलियों को, पहली बार नंगी गालियां दी। उसके ऊपर उन्होंने बंद कर दिया सब कुछ। और उसके अलावा अमेरिका में, अब मैंने पहले ही अपनी वीडियो में भी बताया था, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, अमेरिका के अंदर देयर इज अ पैराडाइम शिफ्ट, एपिक शिफ्ट हुआ है अमेरिकनों की सोच में इसराइल को डिफेंड करने के लिए। अब हर चैनल के ऊपर हर कोई बात इसके खिलाफ कर रहा है कि ये हम इनके लिए क्यों जंग लड़ रहे हैं, हम इनको हर साल के इतने पैसे देते हैं। अब ये एक और अभी निकला था कि ये जो इलीगल ऑक्यूपेशन होती है इनकी सेटलर्स की, ये इजरायली सेटलर्स की, यहूदियों की सेटलर्स की, फ़लस्तीनियों के ज़मीनों के ऊपर, वहाँ जाके वो लोग रहते हैं, वो काम ही नहीं करते हैं। उनकी बिजली, उनकी ग्रोसरीज, उनकी हेल्थ केयर और सब कुछ जो है इजरायली हुकूमत देती है। और उसको पैसे कहाँ से मिलते हैं? वॉशिंगटन DC से आते हैं। लोगों को पता चल गया अमेरिका में कि क्या हो रहा है उनके साथ, ही उनके साथ कैसा हाथ खेला जा रहा है। इधर लोगों के पास हेल्थ केयर इंश्योरेंस नहीं है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर कुछ नहीं है, अस्पताल में जाए बैठे रहते हैं, उनको इलाज ही नहीं होता है। और होमलेस तकरीबन 3 से 4 मिलियन होमलेस लोग हैं, शहर हैं।
उधर लोग अच्छे अच्छे लोग जो है ना वो अपने घर वर बेच के वगैरह, नौकरियाँ नहीं थे, बेच के उधर चले गए। तो यहाँ अमेरिकनों को पता चल रहा है इस बात का। तो अब मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि आप इस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इसके अलावा जितना भी फीडबैक हो सके आप दें। आप लोग फीडबैक देते हैं, मैं उसका हमेशा जवाब देता हूँ। तो ये हो गया। अच्छा, तीसरा और आखिरी जो मैंने नुक्ता जो आप लोगों के सामने रखा, मैंने कुछ दिन पहले वो जो एयर इंडिया की फ़्लाइट एयर इंडिया 171 का क्रैश हुआ था उसके ऊपर कुछ बातें की थी मैंने, कुछ अपनी जो मुझे जहाँ तक पता है उसकी मैंने बात की थी। अब जो है ना नई बातें आना शुरू हो गई। अब जो है ना हमारी तरह हिंदुस्तान में भी, जो हम में भी है, कंस्पिरेसी थ्योरीज आ गई कि बोइंग के हवाई जहाज़ में कोई ख़राबी थी। उन्होंने आके इंडियन जो है उनकी एविएशन एक्सीडेंट एविएशन के साथ जाके उनको दबाव डाला है, उनसे बातचीत किया कि उन्होंने कहा कि भाई इसके ऊपर इसको ये जो दो चीज़ें होती हैं, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और दूसरा जो ब्लैक बॉक्स जो होता है, उनको आप खोले नहीं, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करें। ये सब जो है ना अलल टप बातें, बगैर सोचे समझे लोग बातें करते हैं। ये नहीं हो रहा है। वो कल परसों गए, वो ब्लैक बॉक्सेस जो होते हैं वो कल परसों गए अहमदाबाद से दिल्ली गए, और दिल्ली में वो जाके उनका हेडक्वार्टर्स है उसका इंडियन एक्सीडेंट एविएशन ब्यूरो के अंदर, वहाँ जाके उन्होंने रखे हैं। एक प्रोटोकॉल होता है, हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल होता है। उस प्रोटोकॉल के ऊपर अगर आप हेरा फेरी करते हैं तो उसके अंदर दूसरे जो इन्वॉल्व फरीक होते हैं ना, वो कहते हैं कि ये 420 कर रहे हैं यहाँ। उसकी वजह से एयर इंडिया को, इंडियन कमर्शियल एविएशन को बहुत सख्त धचका लगेगा अगर उन्होंने ऐसी हरकत की। पहली तो बात यह है कि 787 के अंदर टोटल जो है उधर 3 उसके अंदर फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर है, एक नोज़ में और एक पीछे टेल में। उसके अलावा जो है एक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी है जो कॉकपिट के नीचे होता है। उसको एक्चुअली कहते हैं ये ब्लैक बॉक्स। वो 1941 में ब्रिटिश ने बनाया था। उन ज़माने में उसको टॉप सीक्रेट रखने के लिए ना उसको कहते थे ब्लैक बॉक्स। अब उसको ब्लैक बॉक्स नहीं कहते, अब वो ऑरेंज है, और उसके अंदर बहुत काम हुआ है पिछले 60-70 साल में। उसको उन्होंने बहुत मज़ीद डिजिटली उसको उन्होंने बहुत मजबूत बनाया है। इस वजह से उसके अंदर कैपेसिटी जो है ब्लैक बॉक्स या ऑरेंज बॉक्स जो भी कह रहे हैं, फ़्लाइट डाटा रिकॉर्डर और फ्लाइट वॉइस रिकॉर्डर जो है, उसका जो कंपार्टमेंट जो है, इट कैन टेक 3400 G ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, कि वो उसके अगर उतनी ज़ोर के भी लगेगी ना, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। अब जी फोर्स क्या होती है? जिन लोगों ने फिजिक्स ली है, जी फोर्स इज 9.8 मीटर्स पर सेकेंड इन वैक्यूम। अगर आप किसी को डालें वैक्यूम के अंदर, जो वो जाके लगती है ज़मीन पर, उसकी जो फोर्स होती है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड होती है। अब मेरा जो वज़न जो है वो, किसी का वज़न 100 पाउंड है, सही है। अगर वो 1 G है 100 पाउंड, उसके लिए अगर आप उसको मल्टीप्लाई करें, उसके ऊपर 3400 पाउंड और वज़न रखें उसके ऊपर, तो वो हो जाती है 3400 पाउंड्स, उसका वज़न बढ़ जाता है। तो उसकी वो जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो ऑरेंज रंग के हैं, उनके अंदर इम्पैक्ट कैपेसिटी जो है 3400 मीटर पर सेकंड की फोर्स इम्पैक्ट को ले सकते हैं, तबाह नहीं होते। तो अब लोग हमारी जहनीत ये है, सब लोगों की जहनीत ये है कि वो डब्बा आ गया, उसको खोल के आप खोल के उसके अंदर सब कुछ, नहीं, ये नहीं होता है, उसमें वक्त लगता है। अब इंडियन एविएशन एक्सीडेंट ब्यूरो तो उसको दिल्ली ले गया, कई प्रोटोकॉल्स होंगे, उन्होंने उनको रखा होगा।
उसके अलावा 3-4 और एजेंसीज़ आके जब तक ये नहीं खोलेंगे, जब तक वो 3 और 4 एजेंसीज़ नहीं आएँगी, जब तक नहीं खोलेंगे, ये प्रोटोकॉल है उनका। अब वो 3-4 और एजेंसीज़ का, पहली तो है बोइंग कॉरपोरेशन जिसने हवाई जहाज़ बनाया। दूसरा है प्रॉब्ली रोल्स रॉयस, या मुझे नहीं पता एयर इंडिया के बोइंग 787 में कौन सा इंजन लगा है, या तो बरतानिया का रोल्स रॉयस का लगा हुआ है या अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन लगा हुआ है। वो भी आएंगे, उनके भी इन्वेस्टिगेटर्स आएंगे पहले। ये किसी की मजाल नहीं है कि उसको खोलना है। उसके अलावा अमेरिका की NTSB जो है, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, वो लोग भी आएंगे। खोलने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर किसी ने उसको टैंपर किया तो वो इन्वेस्टिगेशन को नल एंड वॉइड कर देंगे। जिसने टैंपर किया ना, उसकी शामत आ जाएगी। नहीं खोलेंगे वो, बिल्कुल नहीं खोलेंगे। और उसके अलावा FAA जो है, अमेरिकन फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, उसके भी इंस्पेक्टर्स आएंगे। और मेरे ख्याल से इकोई जो है, इंटरनेशनल एविएशन सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके भी इंस्पेक्टर्स आते हैं। तो ये सब मिलजुल के उसको ये खोलेंगे, और उसको खोलना आसान नहीं है। जिस तरह मैंने आपसे कहा है कि उसके ऊपर 3400 जी फोर्स की उसका जो बॉडी जो है बड़ी सॉलिड होती है, उसको उन्होंने काटना पड़ता है। उसके लिए भी एक स्पेसिफिक टूल्स लेके आते हैं ये लोग। और मेरे ख्याल से ये जो है बोइंग 787 में जो है, ये कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर्स और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर्स जो हैं, ये बनाती है एक कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक एविएशन बनाती। वो जनरल GE के पास है, अब उन्होंने ख़रीद ली। उनके भी एजेंट आएंगे वो एक, और उनके पास जो ये बनाते हैं, ये एक उनके पास एक मशीन होती है जो सिर्फ इनके पास होती है, ये किसी को देते नहीं है। वो जो होती है, इन दोनों कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और कॉकपिट डाटा रिकॉर्डर, इनको काटने के लिए सिर्फ इनके पास मशीन होती है, किसी और के पास नहीं देते। वो देते ही नहीं है किसी को। उनको पता है कि किसी को दी वो हेरा फेरी कर देगा इसके अंदर। तो वो भी लेके आएंगे, वो मशीन वो ही लेके आएंगे, और कोई नहीं लेके आएगा। तो ये बात जो है, बोइंग वालों ने ये कर दिया, बोइंग वालों ने वो कर दिया, बोइंग वालों की इतनी हिम्मत ही नहीं है कि इतना काम करें, नहीं कर सकेंगे। उसके बाद असल में जब ये डाटा निकलता है तो उसको रीड करते हुए कि उनको पास वक्त चाहिए होता है। उसके अंदर ये है कि वो कहीं डैमेज ना हो। अगर वो डैमेज हो जाता है तो उसकी जो मदरबोर्ड जो होता है, उसके अंदर जो होता है, इट्स लाइक अ कंप्यूटर, लैपटॉप या CPU, उसकी जो मदरबोर्ड जो अगर डैमेज हो गई ना, वो उसको निकाल के एक अच्छे जो चलता हुआ फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर या फ्लाइट वॉइस रिकॉर्डर है, उसके अंदर वो डालते हैं। फिर वहाँ से वो उसको चलाते हैं ताकि उसकी मशीनरी जो है ठीक है, वो जो है, तो उसमें वो निकालते हैं। फिर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है वो, और वो जो है, वो सब जो है ना, वो फिर अपना साजो सामान लेके आते हैं, वो उसको रीड करता है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के अंदर एक चीज़ उन्होंने कुछ तकरीबन अभी हाल ही में, तकरीबन 20 साल पहले उन्होंने डाली थी। USB कोड है, उस कोड डालते हैं वो। अब वो ये है कि वो कभी कहते हैं वो चलती है, कभी नहीं चलती, डिपेंडिंग कितना डैमेज हुआ उसको। वो कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं हो सकी तो फिर उसको भी खोलना पड़ेगा उनको। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड किस्म का प्रोसेस है। तो इनिशियली ये क्या होता है, इन इन्वेस्टिगेशंस में होता है कि ये जब खुल जाते हैं, ये इनकी इन्वेस्टिगेशन होती है, तो 4 से 5 हफ्ते के बाद ये अपनी सबसे पहले वो देते हैं, रिपोर्ट देते हैं। उसको कहते हैं प्रिलिमिनरी, यानी इनिशियल रिपोर्ट देते हैं कि हमको ये चीज़ें ना इसके अंदर से नज़र आई हैं। बड़ी कंसाइज होती है, एक्सपेंशन नहीं होती। बाकी जो रिपोर्ट आती है वो तकरीबन 6 से 12 महीने लगते हैं उनको बाकी रिपोर्ट देने के लिए, ताकि वो हर डिटेल निकालें, उनको पता चले कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो होती है 4 से 5 हफ्ते के बाद आ जाती है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड किस्म का सिस्टम है, और इंशाल्लाह फिर जब तक आएगी रिपोर्ट, अभी
2 हफ्ते ही हुए हैं, तो इंतज़ार करना चाहिए 2 हफ्ते और। जब ये रिपोर्ट आएगी तो फिर हम देखेंगे इसके अंदर वो क्या कह रहे हैं वो। जब वो बेसिक बातें कर लेंगे ना, फिर उनको भी क्यूज़ मिल जाएंगे कि यहाँ ये हुआ था, अब जो है पॉइंटर जो है जा रहा है इस तरफ जा रहा है, उसको देखेंगे वो, हर चीज़ को देखेंगे वो। तो ये मेरा मुख्तसर किस्म का आज व्लॉग था। तो आप लोगों से गुजारिश है दोबारा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपसे दोबारा दरख्वास्त है कि इसको फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें इसके ऊपर। तो जब तक अगली बार फिर इंशाल्लाह हाज़िर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।